Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about health related provisions in Union Budget 26-27. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर इन द रिसेंटली प्रेजेंटेड बजट उसके बारे में जरा देखते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था एक मेजर अनाउंसमेंट है अबाउट बायो फार्मा शक्ति। 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसकी मदद से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जाएगी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। बायोलॉजिक्स आर बेसिकली बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जिनमें लिविंग ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको कहा जाता है बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो बायोलॉजिक्स एंड उनसे मिलते जुलते जो बाकी बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं उनको कहा जाता है बायोसिमिलर्स। तो इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव लाया जा रहा है। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग 7 हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, प्लस 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे। उसके अलावा भारत में 1000 से भी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स डेवलप किए जाएंगे इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। देखिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। दिस बॉडी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस बॉडी का मेन काम होता है कि भारत में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं अलग अलग मेडिसिन्स के लिए या वैक्सीन्स के लिए, उन सब का ट्रायल्स का स्टैंडर्ड ले डाउन करता है। एक बार जब ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मेडिसिन्स या वैक्सीन्स का मार्केट रिलीज का भी फाइनल ऑथराइजेशन इसी बॉडी की तरफ से आता है, CDSCO की तरफ से आता है। CDSCO इज हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये रहा CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड CDSO इज हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही फाइनल अप्रूवल देते हैं अबाउट मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स दैट आर वैलिडेटेड आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल सक्सेसफुल ट्रायल्स होने के बाद उनको फिर रखा जाता है टू द DGCI एंड ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया अप्रूवल देते हैं, तब जाकर के उनको मार्केट रिलीज के लिए भेजा जाता है। तो ये तो CDSCO ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हेडेड बाय ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अब CDSCO के वर्किंग को और थोड़ा बेहतर बनाया जाएगा, ऐसा अनाउंस किया गया इस करंट बजट में, जिसकी मदद से देयर विल बी अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर गिविंग ड्रग अप्रूवल्स। टाइमलाइंस स्ट्रिंजेंट होने के बावजूद भी ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये दो चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा एज पर द न्यू अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट। तो CDSCO की फंक्शनिंग बेहतर की जाएगी ताकि क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद अप्रूवल्स जल्दी से जल्दी दिए जा सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये सब कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ हेल्थ। बजटरी एलोकेशन की बात की जाए तो एज पर द यूनियन बजट इस साल हेल्थ पे भारत सरकार लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले साल लगभग 96,000 करोड़ रुपए हेल्थ पे खर्च किए गए थे, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा खर्च किया जाएगा ऑन हेल्थ दिस ईयर। तो भारत सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बढ़ाया है, येट जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है कि ओवरऑल जो भारत सरकार का खर्च है ऑन हेल्थ दैट इज ओनली 0.29% ऑफ द GDP। तो भारत सरकार लगभग 0.3% ऑफ द इंडिया GDP हेल्थ के ऊपर खर्च कर रही है। और ओवरऑल जो हमारा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब सरकार द्वारा खर्च जितना किया जाता है हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो समवेयर क्लोज टू 1.9%।
तो भारत सरकार लगभग 0.3% के आसपास खर्च करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स सारे कंबाइंड होकर के 1.5 से लेकर के 1.6% के आसपास खर्च करते हैं। तो टोटल जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ डन बाय द गवर्नमेंट्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड, वो हमारे जीडीपी का 1.9% है। स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड तरीके से 1.6% के आसपास करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट 0.3% कर रही है। तो ओवरऑल ये जो 1.9% ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, 1.9% ऑफ द जीडीपी जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आ रहा है, इट इज स्टिल वेरी लेस इन कंपैरिजन विद द टारगेट पुट अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। भारत सरकार ने एक हेल्थ पॉलिसी अडॉप्ट की थी 2017 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसमें अपने लिए लक्ष्य रखा था कि 2.5% ऑफ द जीडीपी हम खर्च करेंगे टुवर्ड्स हेल्थ सेक्टर, कंबाइंड तरीके से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड। ये जो 2.5 का जो हमारा लक्ष्य है, इससे अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, 1.9% ही खर्च कर रहे हैं। तो पॉइंट इज कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज लो, प्लस इंश्योरेंस कवरेज भी हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कम है अभी भारत में। नियरली 400 मिलियन पीपल, 40 करोड़ के आसपास लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। दैट मेक्स देम फाइनेंशियली वल्नरेबल टू मेडिकल इमरजेंसी। दिस इज एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम है, सरकारी खर्चा कम है, इंश्योरेंस कवरेज भी कम है। इन दोनों के कम होने का सीधा सीधा मतलब है कि देयर इज हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बाय कॉमन पीपल। तो जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी हेल्थ के ऊपर, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पॉवर्टी के ऊपर होता है। पॉवर्टी के केसेस बढ़ते हैं। गरीब परिवारों में होता क्या है कि इन जनरल तो उनका घर चल रहा है, लेकिन घर में अगर कोई बीमार हो गया तो उस केस में उनको प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है इन सम केसेस, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर तो कम है अभी भी। तो सरकारी अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं होती नहीं हैं। अगर अस्पताल है भी तो वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बिकॉज लो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। प्लस इंश्योरेंस भी नहीं लिया था, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनको प्राइवेट अस्पतालों में जाना होता है और सब कुछ अपने जेब से खर्च करना होता है। तो गरीब परिवारों में या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि इन जनरल तो उनका समय चल रहा होता है, पैसे वो जैसे तैसे मैनेज कर रहे होते हैं, बट अगर परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस केस में हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होने के कारण फिर वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं, उनको एक मैसिव फाइनेंशियल सेटबैक लगता है। सो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इंडियन हेल्थ इकोसिस्टम में अगर बात की जाए तो अभी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज लो in comparison with the target set under national health policy, plus low insurance coverage, ultimately leading to high out of pocket expenditure। ध्यान रहे ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके भारत सरकार के मुकाबले बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं ऑन हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये तो बात हो गई बजटरी एलोकेशन ऑन हेल्थ से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इन द हेल्थ सेक्टर क्विकली देख लेते हैं। मान लीजिए मेंस में कभी आप आंसर लिख रहे हो, हेल्थ सेक्टर पे कुछ प्रश्न आए, तो इस साल का इनिशिएटिव तो आपको मैंने बता दिया जो बजट में है, कंसर्न्स भी बता दिए बजटरी एलोकेशन से रिलेटेड। बट इन जनरल भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लाए हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, वो कुछ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपको याद रहने चाहिए जो पहले से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है पर फैमिली पर ईयर, और लगभग 23 करोड़ इंडिविजुअल्स इसके अंतर्गत कवर्ड हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत रूरल एंड अर्बन एरियाज में प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं। इसी के अंतर्गत आशा वर्कर्स काम करते हैं, तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन एक अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत न्यू एम्स इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं भारत के बाकी शहरों में भी। पहले एम्स सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था, बाकी अलग अलग शहरों में भी एम्स इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं ताकि रीजनल डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर को रिड्यूस किया जा सके। पीएम अभीम स्कीम, पीएम अभीम स्कीम को लाया गया था मेनली आफ्टर पैंडेमिक, ताकि भारत के अंदर जो क्रिटिकल
हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, उनको बेहतर किया जा सके ताकि पैंडेमिक जैसी स्थिति पे हम लोग बेटर प्रिपेयर्ड हो। तो इसके लिए लाया गया है पीएम अभीम। इसमें भारत के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनको और बेहतर बनाना है, उनको रेडी रखना है टू टैकल विथ पैंडेमिक्स या सिमिलर हेल्थ इमरजेंसीज। तो यही इनिशिएटिव है पीएम अभीम का। तो हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये 4 तो महत्वपूर्ण याद रखना। उसके अलावा जन औषधि योजना, इसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जिसमें जेनेरिक मेडिसिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ब्रांडेड मेडिसिन्स महंगे होते हैं, उनका जेनेरिक वर्जन, चीपर वर्जन अवेलेबल कराया जाता है जन औषधि केंद्र में। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में तो हमने देखा यहाँ पे, जिसके अंतर्गत आशा वर्कर्स काम करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम फॉर मेकिंग डायलिसिस फैसिलिटीज cheaper and accessible to those who are having kidney related problem. Mission Indradhanush is for vaccination to mother and infants. आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत जन आरोग्य योजना चलाया जा रहा है, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले जा रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम में। नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ चाइल्ड को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन हो पाए, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर हो पाए ऑफ द मदर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, ये सब ध्यान दिया जाता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। ये सब हेल्थ रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स याद रखिएगा। एक और बात आप इस साल के बजट से रिलेटेड ध्यान रखिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे था जो इस साल रखा गया, उसने सजेस्ट किया था साफ साफ भारत सरकार को कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं प्लस हाई शुगर कंटेंट वाले फूड्स हैं, उनके ऊपर भारत सरकार कुछ फिस्कल मेजर्स लगाए, यानी कि उनके ऊपर टैक्स बढ़ाए ताकि उनका कंजम्पशन कम हो। टैक्स लगाने से उनका रेट्स महंगा हो जाएगा और इससे उनका कंजम्पशन कम हो। तो इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको हाईएस्ट जीएसटी स्लैब में डाला जाए प्लस एडिशनल सरचार्ज लगाया जाए। उसके अलावा जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केटिंग के ऊपर बैन लगाया जाए। सुबह 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक इनका मार्केटिंग ना हो टीवी पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये सब कुछ सजेशंस दिए थे इकोनॉमिक सर्वे ने विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, लेकिन बजट हैज रिमेन्ड म्यूटेड ऑन दीज एरियाज। बजट ने इस डायरेक्शन में कुछ काम किया है नहीं। तो ये हो गया इस साल के बजट के बारे में, बजटरी एलोकेशन प्लस इन जनरल इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड इकोनॉमिक सर्वे ने क्या सजेस्ट किया था। तो आई थिंक इस आर्टिकल की मदद से हमें हेल्थ रिलेटेड जो भारत का इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक ऐसा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में साल 2021 में कि बिसाइड बीइंग मोरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालाइज। तो देखिए, हेल्थ केयर जो होता है ना, उसको 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स प्रिवेंटिव केयर्स लाइक वैक्सीनेशन, हेल्थ अवेयरनेस, बेसिक ट्रीटमेंट जैसे सर्दी खांसी बुखार, वायरल इन्फेक्शंस वगैरह में ट्रीटमेंट, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जैसे कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड डिजीज सर्विलेंस, ये सब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर्स में। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रिवेंटिव एरियाज में काम कर रहा है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर जितना अच्छा होगा, सेकेंडरी हेल्थ केयर जहाँ पे कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, जैसे टीबी हो गया, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, तो इस तरह की बीमारियां, मलेरिया हो गया, तो ये सब सेकेंडरी हेल्थ केयर में। एंड टर्सरी हेल्थ केयर जहाँ पे फिर सर्जिकल एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है, इंटरवेंशन विद इन इनसाइड द बॉडी, इन सब की जरूरत पड़ती है, तो उन सबको आ जाता है टर्सरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़। तो जितना अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर होगा, सेकेंडरी एंड टर्सरी की जरूरत उतनी ही कम होगी। सवाल जो यूपीएससी ने पूछा था वो ये था कि प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना भारत सरकार की जिम्मेदारी, तो मोरल जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। इसमें आप आर्टिकल 47 के साथ शुरुआत कर सकते हैं। पहले ब्रीफली डिफाइन कीजिएगा व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के तीनों सेट लेवल्स को बता दीजिएगा क्विकली। फिर आर्टिकल 47 के बारे में बताइएगा जो कहता है कि भारत सरकार की ड्यूटी है टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ, एंड देन बताइएगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर मोरल इंपरेटिव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, और उसके लिए फिर
कुछ पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रैट होल माइनिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए रैट होल माइनिंग होता क्या है। तो जो ट्रेडिशनल माइनिंग होती है कोल की, उसमें प्रॉपर डिगिंग की जाती है, अर्थ को मूव किया जाता है, यानी कि जो रॉक्स हैं उनको कट करके मूव किया जाता है, फिर अंदर में जाकर के पिलर्स क्रिएट किए जाते हैं और उन पिलर्स की मदद से फिर जो माइनिंग का जो एरिया है उसको कोलैप्स प्रूफ बनाया जाता है ताकि वो कोलैप्स ना हो सके। तो ये सब ट्रेडिशनल माइनिंग में सब एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। लेकिन कोल माइनिंग का एक और तरीका है जिसको कहा जाता है रैट होल माइनिंग, जिसमें छोटे 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 इस तरह के होल्स बना करके माइनिंग की जाती है और छोटे होल्स बना करके इतना स्पेस क्रिएट किया जाता है कि एक इंसान अंदर घुस पाए और जितना हो सके उतना कोल अपने हाथों से कलेक्ट करके वापस बाहर लेकर के आ सके। तो इस तरह के नैरो पिट्स आर डग सो दैट इट इज इनफ फॉर वन पर्सन टू गेट इनसाइड एंड कलेक्ट कोल ऑन हिज ओन। रैट होल माइनिंग में जनरली चाइल्ड लेबर्स को एम्प्लॉय किया जाता है क्योंकि बच्चों का साइज कम होता है, छोटे होते हैं वो, तो उनके लिए आसान होता है अंदर घुस करके और कोल को कलेक्ट कर पाना। रैट होल माइनिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन स्टेट ऑफ मेघालय। आसाम के भी कुछ हिली टेरेन में कभी कभार रैट होल माइनिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। जो टेक्निक्स रैट होल माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है उनको कहा जाता है साइड कटिंग, जिसमें मान लीजिए कि पहले से नेचुरली कुछ होल है रॉक के अंदर, तो उसको साइड से काट करके और फिर उसमें से रॉक को निकाला जाता है ताकि कोल सीम तक पहुंचा जा सके। या फिर बॉक्स कटिंग, जिसमें एक क्यूबिकल बॉक्स जैसा कटिंग कर करके रॉक को बाहर निकालते रहते हैं ताकि अंदर डिग डीप कर पाए और वहां से जाकर के कोल को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो बॉक्स कटिंग, साइड कटिंग, ये सब कुछ प्रोसीजर्स हैं जो रैट होल माइनिंग में अप्लाई किए जाते हैं। रैट होल माइनिंग मेघालय में इतना प्रोमिनेंट क्यों है? उसका कारण सिंपल है। मेघालय के अंदर जो कोल हैं रॉक्स के बीच बीच में, वो कोल सीम जो हैं वो बहुत थिन है, मतलब कोल बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है। दो रॉक्स के बीच में जो कोल है वो थोड़ा सा कोल है, द कोल सीम इज वेरी थिन, 2 मीटर के आसपास। तो इस कारण से इन एरियाज में जो ट्रेडिशनल कोल माइनिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको एम्प्लॉय करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा बहुत खर्च होगा। रॉक्स को मूव कराइए, फिर पिलर्स लगाइए ताकि कोलैप्स ना हो पाए, तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है इन एरियाज में ट्रेडिशनल कोल माइनिंग। और यही कारण है कि इन जगहों पे रैट होल कोल माइनिंग होती है लोकली डेवलप टेक्निक्स की मदद से, जैसे कि बॉक्स कटिंग या साइड कटिंग प्रोसीजर। रैट होल कोल माइनिंग से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये चाइल्ड लेबर को प्रमोट करता है, उसके अलावा इट इज हजार्डस, लैंडस्लाइड हो जाता है बहुत बार, क्योंकि आप इसमें प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स तो ले नहीं रहे। वाटर पॉल्यूशन भी होता है क्योंकि रॉक्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, रॉक्स को कट किया गया। अब अंदर से कई सारे मिनरल्स जो हैं वो रेन वाटर के साथ वॉश होकर के आसपास के वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं, जिससे आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं इंक्लूडिंग रिवर्स, उनके पानी को एसिडिक बना देते हैं। जैसे 2019 में हुआ क्या था कि एक इसी तरीके की रैट होल माइनिंग मेघालय में कंसिस्टेंटली होने के कारण, जयंतिया हिल्स में लगातार इस तरह की रैट होल माइनिंग के कारण हुआ क्या कि जो कोपली रिवर है उसका पानी एसिडिक हो गया। और पानी एसिडिक होने के कारण, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स बार बार निकल करके जा करके कोपली रिवर्स में मिल रहे थे बिकॉज ऑफ रैट होल माइनिंग, तो कोपली रिवर का पानी हो गया एसिडिक। एसिडिक होने के कारण हुआ क्या कि कोपली डैम के ऊपर जो कोपली डैम के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे थे, स्टील के इक्विपमेंट्स लगे थे, वो धीरे धीरे कोरोड हो गए बिकॉज ऑफ एसिडिक वाटर। और वो कोरोड होने के कारण एक्सप्लोड हो गया, एक पाइप, स्टील पाइप एक्सप्लोड हो गया बिकॉज वो इंटरनली कोरोड हो गया था बिकॉज ऑफ एसिडिक वाटर। और जब पाइप एक्सप्लोड हुआ तो उसमें 4 लोगों की डेथ हुई। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू रैट होल माइनिंग। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हैं, साथ ही साथ चाइल्ड लेबर को भी ये प्रमोट करता है। इस कारण से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2014 में रैट होल माइनिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। इसके ऊपर बैन पूरी तरह से लगा दिया गया था और इस एक्टिविटी को रोकने के लिए लोकल अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिए गए थे। बट द प्रॉब्लम इज कि रैट होल माइनिंग स्टिल कंटिन्यूज बिकॉज ऑफ वीक इन्फोर्समेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर रिलीज इन 2014।
अब करंट न्यूज भी इसी से रिलेटेड है। एक एक्सप्लोजन हुआ है इन इलीगल रैट होल कोल माइनिंग गोइंग ऑन इन ईस्ट जयंतिया हिल्स इन मेघालय yesterday. It has led to killing of 18 miners. इस रैट होल माइनिंग में डायनामाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, स्मॉल स्केल पे डायनामाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। उस डायनामाइट एक्सप्लोजन के कारण एकाएक से वो जो रैट होल माइंस है वो कोलैप्स कर गया और 18 लोगों की डेथ हो गई है इसमें। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट भारत टैक्सी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। भारत टैक्सी भारत का पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा रन राइड ऐप है या राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी। तो अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कोऑपरेशन मिनिस्ट्री का भी कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च किया जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा रन एक राइड ऐप है। इसमें 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स तमाम राइड सर्विसेज अवेलेबल है। 2, 3 and 4 ऑल राइड्स आर अवेलेबल। अभी भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया है इन लिमिटेड एरियाज, दिल्ली, एनसीआर एंड गुजरात के कुछ शहरों में लॉन्च किया गया है, राजकोट में। इसका नेशन वाइड एक्सपेंशन 3 साल के अंदर हो जाएगा, पूरे भारत भर में अवेलेबल हो जाएगा। ये भारत टैक्सी ऐप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भारत के 8 मेजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अमूल। चूंकि ये एक कोऑपरेटिव रन राइड ऐप है, इस कारण से यहाँ पे जो ऐप प्लेटफॉर्म है वो खुद कुछ खास कमीशन लेगा नहीं। तो दिस ऐप विल वर्क ऑन जीरो कमीशन एंड सर्ज प्राइसिंग फ्री मॉडल। यहाँ पे अनड्यूली प्राइसिंग फ्लक्चुएट नहीं होगा, प्राइस कभी ज्यादा कभी कम ऐसा नहीं होगा। सर्ज प्राइसिंग यानी कि जब भी डिमांड बढ़ जाता है तो एकाएक से ये जो ऐप वाले लोग हैं ये बहुत प्राइस बढ़ा देते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अनड्यू प्रॉफिट। वो सब यहाँ इसमें नहीं होगा भारत टैक्सी ऐप में। इसमें अगर 100 रुपए कलेक्ट किए जाएंगे तो उसमें से 80 रुपया ड्राइवर को जाएगा सीधा सीधा, और जो बचा हुआ 20 रुपया है वो प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को, भारत टैक्सी ऐप प्लेटफॉर्म को ऑपरेट किया जाएगा बाय सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। इस सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को बनाया है 8 मेजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके, including Amul, and this Sahakar Taxi Cooperative Limited is registered under Multi-State Cooperative Society Act of 2002. Bharat Taxi App से related ये prelims practice question है. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about Southeast Asian jumping spider seen in India as well. Prelims perspective से important हो सकता है। तो एक jumping spider जिसका टेक्निकल या साइंटिफिक नेम है कॉलिटस बाइलेनिटस। ये जंपिंग स्पाइडर अभी तक सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में देखा गया था, बट नाउ असम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसको साइट किया है इन बैराक वैली फॉरेस्ट ऑल्सो। तो दैट इज द न्यूज। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रिलेटेड जो प्रश्न था, द ट्रीटी प्लेसेस लिमिट्स ऑन numbers of deployed strategic nuclear warhead. This is correct for US and Russia, but treaty permanently bans development of new nuclear weapons. This is wrong. New nuclear weapons के डेवलपमेंट पे बैन नहीं लगाता है, लेकिन जितने आर्सेनल्स आप न्यूक्लियर आर्सेनल्स रख सकते हैं उनके नंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट फर्स्ट इज करेक्ट। Denotified tribes. The National Commission for Denotified Tribes, Semi-Nomadic Tribes were established. That is true. All denotified tribes are classified under ST category. That is wrong. And Renke Commission was set up in 2005 to study issues faced by denotified and nomadic tribes. That is again correct. With reference to Siliguri corridor में जो रेलवे अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, this corridor has been approved for ensuring strategic security. That is true. It connects 3 mile hard with Rangapani railway station, extending line to Bagdogra. ये भी सही है। सनराइज सेक्टर न्यूली इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली इन फ्यूचर, ये सही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज कंसिडर टू बी अ सनराइज सेक्टर ड्यू टू इट्स ग्लोबल शिफ्ट, ये भी सही है। ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड सीमेंट आर एग्जांपल ऑफ सनराइज, नो, ये तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, ये सनराइज कैसे हो सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफन प्ले रोल इन नर्चरिंग सनराइज सेक्टर थ्रू इंसेंटिव एंड फंडिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C, 3. That's all from our side for today. Thanks for watching.